अगेन वेलकम टू सेकंड सेशन। और इस सेशन में आज इस समय बात करेंगे फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। जब भी कोई एप्लीकेंट ये फील करता है कि उसके द्वारा मांगी गई सूचना इनकम्प्लीट है, गड़बड़ है या उसमें कमियां हैं या उसको समय सीमा के अंदर वो सूचना नहीं दी गई, तो उसके पास दो ओकेजन्स हैं। फर्स्ट अपील करने का, सेकंड अपील करने का, और तीसरा ओकेजन है कंप्लेंट डालने का। तो सेक्शन 18 और 19 सेक्शन 18 और 19 ऑफ द आरटीआई एक्ट प्रोवाइड्स कि कोई भी एप्लीकेंट जो डिससेटिस्फाइड है विद द वर्किंग ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एटसेट्रा, वो कंप्लेंट भी डाल सकता है और फर्स्ट अपील और सेकंड अपील भी डाल सकता है। फर्स्ट अपील में तो पीआईओ महोदय को स्वयं ही बताना पड़ता है कि यदि आप मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप प्रथम अपील में 30 दिन के अंदर फलां व्यक्ति पे चले जाइए, हु इज सीनियर टू मी एंड फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के पास जब भी कोई अपील आती है तो वो उनको चाहिए कि एज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को इंट्रोड्यूस करते हुए एप्लीकेंट को एक हियरिंग दें, और हियरिंग के अंदर पीआईओ महोदय उनको असिस्ट करेंगे और बताएंगे कि क्या दे दिया और क्या नहीं दिया गया और क्यों नहीं दिया गया। Then the first appellate authority has to take a judicious decision on his own. He has not to be guided by his subordinates. अगर उनकी गाइडेंस पे चलेंगे, उन्होंने तो पहले ही मना कर दिया या कम इन्फॉर्मेशन दी, तो उनकी गाइडेंस में जानने की बजाय वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रूलिंग्स, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की रूलिंग्स एक्सेट्रा को देखते हुए निर्णय लेंगे, और यदि सूचना देने लायक है तो आदेश पारित कर देंगे कि 10-15 दिन में ये सूचना दे दी जाए। He should try to accommodate the applicant within the rules. यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो सेकंड अपील होगी और वहाँ पर आपको भी जाकर सुनवाई में पेश होना पड़ेगा, आपका भी काम बढ़ेगा और एप्लीकेंट का तो पहले ही काम बढ़ा दिया हमने। तो इस प्रकार से फर्स्ट अपील जो है एप्लीकेंट विद इन द डिपार्टमेंट लगा सकता है एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके ऊपर कोई सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनके अनुसार कोई फीस नहीं है। परंतु कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपील दायर करने के लिए फॉर्म भी बना रखा है और कुछ फीस भी फिक्स कर रखी है विच विल हैव टू बी पेड। तो स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने रेस्पेक्टिव लॉज बना सकती हैं रिगार्डिंग फ़ी एंड एप्लीकेशन फॉर्म एट्सेट्रा। तो जिन्होंने 5-7 स्टेट ने बना रखे हैं उनकी जो है यहाँ पर एप्लीकेशन जो है रेलेवेंट फॉर्म में देनी पड़ेगी और फीस भी जमा करानी पड़ेगी। परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ और यूनियन टेरिटरीज़ ये जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स फॉलो करते हैं और वहाँ पर हमारे यहाँ कोई फीस नहीं है और कोई फॉर्म प्रेस्क्राइब नहीं है फर्स्ट अपील के लिए। तो फर्स्ट अपील जो है कोई भी एप्लीकेंट सादे कागज़ पर लगा सकता है कि मैंने निम्नलिखित सूचना मांगी थी, पीआईओ महोदय ने डिले कर दिया या नहीं दी या पार्टी दी, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, और उसके बाद वो गुजारिश कर सकता है कि मुझे ये रिलीफ दिया जाए। द फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी हैज़ टू डिस्पोज ऑफ द रिक्वेस्ट विद इन 30 डेज, और अगर वो बिज़ी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास 30 to 45 डेज मिल सकते हैं, और उसके बाद उनको ऊपर दंड तो नहीं पड़ता, परंतु वो अगर कॉन्स्टेंटली डिफ़ॉल्टर हैं तो ही कैन बी पेनलाइज्ड अंडर द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। कैश पेनल्टी केवल पीआईओ लेवल तक है, परंतु फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी अगर कॉन्स्टेंटली डिफ़ॉल्टर है तो उसके विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शन रिकमेंड किया जा सकता है बाय द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जो भी एप्लीकेबल हो। तो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी को इसलिए सचेत रहना पड़ेगा। और मैं यहाँ बता दूँ कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई अधिकारियों के विरुद्ध
डिसिप्लिनरी एक्शन करने के आदेश पिछली गवर्नमेंटों में पारित हुए हैं, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, क्योंकि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास भी सारी इन्फॉर्मेशन उनके डेस्क पर नहीं होती, एंड दे हैव आल्सो टू कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, और यदि वो नहीं दे पाते तो उनके ऊपर भी दंड ना पड़ के डिसिप्लिनरी एक्शन का प्रावधान लागू हो जाता है। इसके बाद आता है सेकंड अपील का सवाल। यदि कोई एप्लीकेंट फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के आदेश से भी सेटिस्फाइड नहीं है, या फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के आदेश को भी पीआईओ नहीं मान रहा है, तो वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में जाकर सेकंड अपील दर्ज कर सकता है और कंप्लेंट भी कर सकता है। नॉर्मली जो कंप्लेंट है वो ऐसे मामलों में दर्ज मानी जाती है जैसे किसी पब्लिक अथॉरिटी ने पीआईओ नियुक्त नहीं किया, एपीआईओ नियुक्त नहीं किया, असिस्टेंट पब्लिक अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी नियुक्त नहीं किया, तो वहाँ पर अपील की कंप्लेंट की गुंजाइश बनती है कि वो आरटीआई लगा ही नहीं पा रहा, अपील लगा ही नहीं पा रहा, किसके पास जाए और कहाँ सुनवाई कराए। तो कंप्लेंट नॉर्मली ऐसे केसों में काम करती है। परंतु यदि आप चाहें कि आप फर्स्ट अपील और सेकंड अपील को जंप करके मैं कंप्लेंट कर दूं, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल विद द सीआईसी। वो उन कंप्लेंट्स को फर्दर इंक्वायरी के लिए कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन को भेज देते हैं, और एप्लीकेंट को भी एडवाइस करते हैं कि पहले आप फर्स्ट अपील में जाइए, उसके बाद सेकंड अपील में आना। तो कंप्लेंट का दायरा वहीं तक सीमित है जहां पर कोई सुविधा उनको उपलब्ध नहीं हो रही है। उन सुविधाओं को दिलवाने के लिए यदि कंप्लेंट है तो वहीं आप कंप्लेंट करें, अदरवाइज कंप्लेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी प्रकार सेक्शन 18 में ये भी लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसी कंप्लेंटों में आप इन्फॉर्मेशन देने का आदेश नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक जजमेंट दिया था कि यदि सेकंड अपील सेक्शन 19 के अंदर आती है तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ये आदेश दे सकता है कि आप एप्लीकेंट को इन्फॉर्मेशन दें या ना दें, परंतु कंप्लेंट के आधार पर इन्फॉर्मेशन देने का प्रावधान नहीं है। ये स्पष्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया है। तो इस प्रकार से एप्लीकेंट जो हैं यदि कंप्लेंट डालेंगे भी तो उसको फॉर कमेंट्स सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भेज देगा टू द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी, और एडवाइस करेगा उस एप्लीकेंट को भी कि आप अपील के माध्यम से आएँ। यदि अपील के माध्यम से लेवल जंपिंग करना चाहते हैं तो दैट इज़ नॉट परमिसिबल। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है इसके पास बहुत ही पावर है। पहली बात तो ये सारे रिकॉर्ड को सम्मन कर सकता है, किसी अधिकारी को सम्मन कर सकता है, किसी भी फाइल को सम्मन कर सकता है, और गवर्नमेंट को वो फाइलें, वो रिकॉर्ड, वो रजिस्टर्स सब दिखाने होंगे। दे कैन नॉट टेक एनी प्रिविलेज। अगर प्रिविलेज लेंगे भी तो CIC जो है वो स्वयं देख लेंगे, जनता को नहीं बताएंगे। बट द रिकॉर्ड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर देम, यू कैन नॉट डिनाई इट। इसके बाद उनके पास प्रावधान है कि वो किसी के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जैसे अब अंडमान का यूटी का कोई एप्लीकेंट है तो वो दिल्ली में नहीं आएगा, उसको नहीं बुलाएंगे। वहीं पे इंफॉर्मेशन के लिए उससे बातचीत करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो NIC के माध्यम से प्रयास करते हैं कि बातचीत हो जाए। और आजकल सोशल मीडिया भी कई स्टेट कमीशंस यूज़ कर रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप पे भी के माध्यम से भी वो हियरिंग कर लेते हैं। दिस इज़ लेटेस्ट इनोवेशन इन मध्य प्रदेश। तो हमारे कमिश्नर जो हैं दे ट्राई टू लिसन टू द ग्रीवियंसेस एज फार एज पॉसिबल, एंड 90% केसों में मैंने एनालिसिस किया है, दे हैव बिन पॉजिटिव एंड फेवरिंग द एप्लीकेंट। डिपार्टमेंटल जो है उनको वो सेटिस्फाइड कर देते हैं एज़ पर रूल्स कि उनकी जो डिसीजन है वो गलत है, और उनको पेनल्टी डालें ना डालें परंतु इन्फॉर्मेशन देने का आदेश दे देते हैं। परंतु पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट दिया है कि PIO अगर गफलत के कारण से सूचना नहीं दे पाता या डिले करता है तो ही मस्ट बी पेनलाइज्ड। वार्निंग देकर छोड़ने का प्रावधान अब नहीं है। तो दिस इज़ द लेटेस्ट रूलिंग ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इस प्रकार से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास पहला चारा तो ये है कि वो एप्लीकेशन अगर देखने के बाद आउटराइट रिजेक्ट करना है
तो हियरिंग देने के बाद रिजेक्ट करेगा। यदि इन्फॉर्मेशन उसमें सुनवाई करनी है तो दोनों पार्टियों को सुनवाई करेगा, पीआई को भी बुलाएगा, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को भी बुलाएगा, वह अन्य अधिकारी जिन्होंने भी उस आरटीआई एप्लीकेशन को हैंडल किया है उनको भी हियरिंग करता है कि ये गफलत हुई तो कैसे हुई, डिले हुआ तो कैसे हुआ और आपने सूचना क्यों नहीं दी। वो इनको सबको सम्मन कर सकता है, बुला सकता है। और कल ही मैंने एक केस में देखा, मध्य प्रदेश के इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने तो किसी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को बुलाने के लिए वारंट भी जारी कर दिए। 30-35 दफ़ा उसको बुलाया गया, बट शी डिड नॉट टर्न अप। उसके बाद उन्होंने वारंट इशू कर दिए कि इसको अरेस्ट करके मेरे यहाँ पेश किया जाए। दिस इज़ द एक्सटेंट ऑफ देयर पावर। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, इसके पास सारे सिविल सूट के जितने भी राइट्स कोर्ट्स के पास होते हैं वो सारे ये राइट्स यूज़ कर सकते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसके बाद निर्णय लेंगे कि सूचना दी जाए या ना दी जाए। यदि सूचना देने लायक है तो आदेश दे देते हैं कि इनको ये सूचना इतने दिन के अंदर प्रदान कर दी जाए, और अगर फिर भी कोई सूचना नहीं मिलती तो उसके ऊपर ये दंड भी डाल देते हैं। अभी एक मैंने एक केस पे देखा, नॉर्दर्न रेलवे को इन्होंने आदेश दिया था कि एप्लीकेंट ने जो टेस्ट दिया था उसके अंदर इसके किस किस पेपर में कितने कितने अंक आए कृपया बता दें, परंतु नॉर्दर्न रेलवे ने सीआईसी के आदेश को नहीं माना। उसकी अवहेलना के कारण द एप्लीकेंट सेज ही वेंट अंडर डिप्रेशन, और उसको राजस्थान के किसी हॉस्पिटल में डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करवाना पड़ गया। अल्टीमेटली ही फाइल्ड ए कंप्लेंट। यदि सीआईसी का भी आदेश नहीं माना जाएगा तो किसका आदेश माना जाएगा? मैं तो डिप्रेशन में चला गया और मेरा इसके ऊपर इतना खर्चा हो गया, कृपया मुझे सारा गवर्नमेंट में जो मैंने फंड लगाए हैं, एक्सपेंडिचर लगाया है मेडिकल ट्रीटमेंट पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो रिफ़ंड किया जाए और मुझे कंपनसेट भी किया जाए। एंड टू आवर सरप्राइज बोथ द रिक्वेस्ट वर एक्सीडेड टू। उन्होंने उसको मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा देने के भी आदेश दे दिए और कंपनसेशन के रूप में भी 50,000 रुपये दे दिए। सो आज की डेट में वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। केवल दंड ही नहीं पड़ता, पेनल्टी ही नहीं पड़ती, हम लोगों को कंपनसेशन भी देना पड़ता है। एंड नॉर्मली हमारे गवर्नमेंट्स के अंदर क्या प्रैक्टिस है, यदि दंड पड़ता है तो उसी पीआईओ को देना पड़ेगा जिसके ऊपर वो दंड पड़ा है, और यदि कंपनसेशन देना है तो वो उस पब्लिक अथॉरिटी को देना पड़ता है जिसकी अथॉरिटी में ये गफलत हुई। परंतु जब ऑडिट वाले आते हैं तो अथॉरिटी को कहते हैं कि इसका भैया रिकवरी करो, किसके कारण से ये दंड पड़ा अथॉरिटी को। सो नेचुरल है कि वो उसी आदमी से रिकवर किया जाएगा। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेज पर तो उसने दंड दिया और सेकंड स्टेज पर उसको कंपनसेशन का भी रिकवरी हो सकती है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द सीएजी एंड अटॉर्नी जनरल एटसेट्रा कि कंपनसेशन को माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे। नॉर्मली सीएजी जो है कंपनसेशन भी रिकवर करवा लेता है। इसलिए पीआईओ महोदय हों, एप्लीकेंट हों, डीम्ड पीआई हो, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी हो, इन सबको सचेत रहना है, बिकॉज दे फॉल ए प्रे ऑफ पेनल्टी एज वेल एज कंपनसेशन। और यदि किसी को सूचना ना मिलने के कारण भी कोई लॉस हो जाता है तो उसकी भरपाई के आदेश भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कई दफ़ा की है। कई जजमेंट्स मैंने पढ़ी हैं जिन्होंने, किसी ने इन्फॉर्मेशन मांगी, इन्फॉर्मेशन समय पर ना मिलने के कारण उसको कोई नुकसान हो गया बिजनेस के अंदर, तो उन्होंने भरपाई के लिए आदेश दे दिए। एक पेंशनर ने अपने कुछ मेडिकल क्लेम के लिए भाग दौड़ की थी, उसने भी सीआईसी में डाला कि मुझे इन्फॉर्मेशन टाइम पे ना मिलने के कारण मैंने इतना खर्चा किया, इतनी दफ़ा मेरे स्कूटर पे चार्जेस लग गए और मेरा मेडिकल क्लेम पास नहीं किया, ये नहीं किया, वो किया, एंड एवरीथिंग वाज कंपनसेटेड। तो इस प्रकार से सेंट्रल इंफॉर्मेशन के पास ना केवल पेनल्टी डालने का प्रावधान है, बल्कि दे कैन गिव द एप्लीकेंट कंपनसेशन आल्सो। तो इन चीज़ों की भरपाई के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन नंबर 1 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है, नंबर 2 सूचना देने के अधिकार है उसके पास, नंबर 3 वो क्या नाम है
उसके जो भी आदेश होंगे उनका पालन करना पब्लिक अथॉरिटी का एक डिसिप्लिन्ड अथॉरिटी होने के नाते उत्तरदायित्व है। और यदि वो नहीं करता तो देन ही हैज़ टू गो टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एंड गेट ए स्टे ऑर्डर, अदरवाइज ही विल हैव टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। एक किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने CIC के आदेशों की कई हफ्ते तक अवहेलना की एंड अल्टीमेटली द कमीशन हैड टू थ्रेटन द सीनियर अधिकारी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि मैं अब आपके विरुद्ध FIR लॉन्च करने जा रहा हूँ, आप मेरे काम काज करने में बाधा डाल रहे हैं। तो इस प्रकार के भी इंसिडेंट्स हमारी नॉलेज में आए हैं एंड देन शी रिवर्टेड बैक और उनके आदेशों का पालन किया। यू कैन जस्ट डिले इट फॉर ए फ्यू डेज, अदरवाइज यू विल हैव टू कंप्लाई विद द डिसीजन। और यदि आप सब उसके आदेशों को पालन नहीं करने चाहते तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल दीजिए ताकि कमीशन आपको दंडित ना कर सके। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास बहुत सारी पावर्स हैं इन मामलों को सुलझाने के लिए एंड दे आर द अल्टीमेट अथॉरिटी फॉर इंश्योरिंग द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द RTI एक्ट। और इनको एक सालाना रिपोर्ट भी देनी होती है जो पार्लियामेंट में पेश की जाती है कि कितनी एप्लीकेशन आई, कितनों को दंड पड़ा, किस किस्म के एप्लीकेशन थी, किस किस पार्ट को रिजेक्ट किया गया, किस किस सेक्शन में रिजेक्ट किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये सारी सूचना जो है हमारे PIO डिपार्टमेंट्स को प्रदान करनी होती है। और एनुअल कॉन्फ्रेंस भी ये करते आ रहे थे, अब तक कोविड के जो कारण से पिछले 1-2 साल से नहीं हुई हैं, वरना एनुअल कॉन्फ्रेंस में भी इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन के लिए बार बार आदेश भी देते हैं। यहाँ तक इन्होंने आदेश दिए कि आप अपने डिपार्टमेंट की फलां इन्फॉर्मेशन जो है वेबसाइट पर डालिए ताकि जनता को सुविधा हो जाए। सो RTI की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में केवल अपील सुनना ही इनका काम नहीं है, उसको किस तरीके से सुचारू रूप से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है उसके बारे में भी ये निर्णय दे सकते हैं। और उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को आदेश दिए हैं कि बच्चों के बेनिफिट के लिए ये चीज़ें जो हैं वेबसाइट पर डालिए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट खंगालने के बाद उन्होंने देखा कि 17 मैनुअल ही उनके ऊपर अपलोडेड नहीं है, जो कि सेक्शन 4 के अंतर्गत हर पब्लिक अथॉरिटी को अपलोड करने होते हैं। परंतु अगर नहीं अपलोडेड हैं तो देन दे इशू डायरेक्शंस एंड दीज आर नॉट जस्ट टू बी अपलोडेड, दीज हैव टू बी अपडेटेड आल्सो। ये नहीं कि किसी की इन्फॉर्मेशन डाल दी और 10 साल तक वही पड़ी रहेगी, उसके बाद उसका अपडेटिंग भी करना है। जितने हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं 17 मैनुअल्स के मार्फत उन सब को अपडेट करना है। डिपार्टमेंट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एम्स क्या हैं, वहाँ काम कैसे चलता है, डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, वहाँ PIO कौन है, फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी कौन है, उनके रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं। एवरीथिंग हैज़ टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। जिनको कंसेशंस दिए गए हैं उनकी लिस्ट भी वेबसाइट पर डालनी है। हमारे दिल्ली जल बोर्ड को तो यहाँ तक आदेश दे दिए गए कि हर अधिकारी की प्रॉपर्टी रिटर्न जो है वेबसाइट पर डाल दी जाए। तो इस प्रकार से CIC जो है किसी भी रूप में आदेश पारित कर सकता है और उनके आदेशों को हमें मानना ही पड़ेगा unless we take relief from the High Court or Supreme Court। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है इसके जो अधिकारी हैं वो दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो इनका जो अपॉइंटमेंट भी है वो भी बड़े टॉप लेवल से होता है। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है, मिनिस्टर ऑफ DOPT इनके मेंबर हैं एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा या लार्जेस्ट पार्टी वो तीसरा मेंबर होता है। इनकी कंसेंट से जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करता है। और हमारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक चेयरमैन और 10 मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स की पोस्टें जो हैं नॉर्मली ब्यूरोक्रेट्स के पास ही हैं। कुछ एक स्टेट्स हैं जहाँ पर जर्नलिस्ट या दूसरे आदमी सोशल लाइफ वाले हैं जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में भी एक ही अधिकारी ऐसे आए थे
जो पब्लिक लाइफ से थे। अदरवाइज नॉर्मली जितने भी अधिकारी आ रहे हैं वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। पहले ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, इनकी टेन्योर जो होता था वो 5 साल का होता था, परंतु 2019 में इस एक्ट को अमेंड कर कर उनका टेन्योर भी अब कम कर दिया गया है। नाउ दे कैन बी अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। पहले सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और हमारे जो दूसरे इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इनका स्टेटस भी बहुत ऊंचा था। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के बराबर हमारे CIC होते थे वजाहत हबीबुल्ला साहब, और इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते थे इलेक्शन कमिश्नर के रैंक के। परंतु अब इनका पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा डाउन कर दिया गया है। अब 2,50,000 एनुअल पे है CIC की, और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की है 2,25,000 प्लस अदर पर्क्स, DA है, मेडिकल फैसिलिटी है, अकोमोडेशन है, जो भी सरकारी तंत्र को मिलता है वो सब इनको मिलता है। अगर ये पेंशन वगैरह ले रहे हैं तो वो उसमें से कम हो जाती है। सो अब इनका जो स्टेटस है थोड़ा सा पे स्ट्रक्चर के हिसाब से थोड़ा कम हो गया है, और थोड़ा सा इनके टेन्योर कम हो गया है 2019 के अमेंडमेंट के बाद। और 2019 के अमेंडमेंट के बाद 2019 में ही इनके रूल्स भी बना दिए गए हैं, जो इनकी वेबसाइट पे, CIC की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे और DOPT की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। तो RTI एक्ट में जो एक अमेंडमेंट हुआ है वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के स्टेटस के बारे में, उनके पे स्ट्रक्चर के बारे में, उनके टेन्योर के बारे में हुआ है। और इसके ऊपर जो है काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था, परंतु इसके बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स हैं। पॉजिटिव फैक्टर्स जो यही हैं कि जो आदमी पूरा नॉर्म्स के अनुसार सर काम आवाज नहीं नहीं आ रही है। पार्डन, सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही है? अब आ रही है अच्छा, सर। ओके। पीछे थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, 1 मिनट। एनीवे, तो पॉजिटिव फैक्टर ये देखा गया है कि कुछ CIC जो है या इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उनका डिस्पोजल रेट बहुत कम है। शैलेश गांधी जी जो पब्लिक लाइफ से आए थे वो 3 महीने के अंदर RTI की सेकंड अपील को डिस्पोज कर दिया करते थे। एट दी मोस्ट 6 मंथ लगते थे, परंतु आज की डेट में 3-3, 4-4 साल तक RTI की सेकंड अपील में टाइम लग जाता है। विद द रिजल्ट अब इनके काम को मॉनिटर करने के बाद यदि कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर ढंग से काम नहीं कर रहा तो उसको रिप्लेस भी किया जा सकता है, परंतु पहले 5 साल के लिए लगा देते थे तो रिप्लेसमेंट करना मुश्किल हो जाता था। अब भी उड़ीसा के बारे में अभी पीछे मैंने पढ़ा था कि वहाँ अगर आज भी RTI की सेकंड अपील लगाओ तो 5-6 साल बाद नंबर आएगा। तो इन चीज़ों को, क्योंकि उनके ऊपर कोई समय सीमा नहीं है, जैसे हमारे यहाँ PIO पे 30 दिन, फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी पे 30 से 45 दिन है, वहाँ सेकंड एपेलेट अथॉरिटी पे कोई समय सीमा नहीं है। 1 साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाता है, 3 साल भी लग जाता है, और 5 से 6 साल का भी अब कहाँ भाग गया भाई। हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया शायद। हाँ जी, Recording in progress. ओके, डिस्कनेक्ट हो गया, सॉरी। तो इस प्रकार से अब जो कमिश्नर्स हैं इनका टेन्योर कम करने से मॉनिटरिंग डिवाइस बन गई है, और इनको अब जो है मॉनिटर कैसे है सर? पार्डन, आवाज नहीं आ रही आपकी भी। ओके, जस्ट आपकी अभी आ रहा है? हाँ अभी आ साउंड आ रहा है। है? हाँ हेलो, जी, अच्छे हैं जी आप। हेलो, हाँ ठीक है। आ रहा है अब आवाज़? नहीं जा रहा ना, नेट प्रॉब्लम हो रहा है सर। लाइट चली गई थी, 2 मिनट लगे। जस्ट ट्राइंग। लाल हो गया ना, एल आएगा 1 मिनट 2 मिनट लग रहा Recording in progress. हाँ हाँ वहीं पे। क्या आपका
यस प्लीज। All participants, again welcome. हाँ। After tea हमने आपको ऑनलाइन टी पिलाई और कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आप ऑफलाइन भी कैंटीन में चाय पिलाऊं। सर वापस जुड़ चुके हैं केवीराज सर। हाँ जी, नेट प्रॉब्लम हो रहा थोड़ा सा, लाइट चली गई थी। एनीवे, ओके, थैंक यू। तो इस प्रकार से सेकंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास कमीशन के पास जो है बहुत अधिकार हैं, तो इनके आदेशों का पालन करना हमारे लिए अति आवश्यक है। परंतु यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो आरटीआई एक्ट है, इसको बनाने वाले जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, वो ही इस आरटीआई एक्ट में आने से बच रहे हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कई दफ़ा आदेश दिए हैं कि यू आल्सो स्टैंड कवर्ड अंडर द आरटीआई एक्ट because you are governed, controlled and financed by the government। हाँ जी, तो इस प्रकार से हमारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है, इनके बारे में आदेश होने के बावजूद भी ये कमीशन के आदेशों को नहीं मान रहे, और अभी किसी ने रिट पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इनको भी कवर किया जाए। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को आदेशों को मानना ज़रूरी है, और हम डिपार्टमेंटल अधिकारी जो हैं उनको मान भी रहे हैं, परंतु पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको अवॉइड करने का प्रयास कर रही हैं, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। और वो जो है इसको जो है किसी एक एमपी ने अब जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, और भी उसकी डेट कब लगती है ये देखने की बात है। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, इसके अधिकारों को देखते हुए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के बहुत सारे अधिकारियों के विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शन करने के लिए आदेश पारित हो चुके हैं, जिसके कारण से कहाँ चला जाता भाई, डिस्कनेक्ट हो जाता बड़ी जल्दी, सॉरी। तो कोई सजेशन भी अगर देना होगा ना कि इसमें कुछ और ऐड करना है ना, तो आप नामांकन में जो आप फीडबैक देंगे उसमें ऑप्शन आता है, आप ज़रूर लिख दीजिएगा कि आपको और क्या आरटीआई में जानकारी चाहिए। शायद सर आ गए हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ जरा। केवीराज सर, हाँ, जस्ट ट्राइंग, फिर ऑफ हो गया। मैम सर का इंटरनेट कनेक्शन चला गया। हेलो, जी यस सर। सर, यस, अच्छा जी, अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ जी, अनम्यूट कर रखा है मैंने। हाँ जी, तो आज थोड़ा प्रॉब्लम इधर आ रहा है, पता नहीं बिजली के कारण बार बार चली जाती है, एंड आई एम हेड अप। तो सीआईसी के आदेशों को मानना हमारे लिए अनिवार्य बन जाता है। और Recording in progress. ओके, तो जितने भी हमारे अधिकारी हैं इन सबको चाहिए, और जब भी सीआईसी किसी की हियरिंग करता है तो वो सारे के सारे अधिकारियों को बुला लेता है नॉर्मली, पीआईओ भी, फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी भी, अदर्स जिन्होंने हैंडल किया है, ताकि अक्रॉस द टेबल डिसाइड हो सके कि किसको जिम्मेवारी है, उसके ऊपर जिम्मेवारी तय करें। और जब भी जिम्मेवारी तय की जाती है उनको नोटिस भी दिया जाता है, उनका रिप्लाई आने के बाद यह पेनल्टी वगैरह डाली जाती है। तो सीआईसी भी आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। परंतु मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि आरटीआई एक्ट जो है आपको एक इम्यूनिटी देता है। यदि आपने कोई भी एक्ट इन गुड फेथ किया है देन यू विल नॉट बी पेनलाइज्ड, आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होगा। परंतु अगर आपने गफलत की है तो देन इट इज़ समथिंग डिफरेंट। और आरटीआई एक्ट जो है दूसरे एक्टों के मुकाबले में यदि कोई इन दोनों में वेरिएशन आता है तो आरटीआई एक्ट विल प्रिवेल, दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द आरटीआई। तो आरटीआई जो है दिस इज सुप्रीम। फॉर एग्जांपल दिल्ली डीएसएसबी हमारा जो है बोर्ड के इम्तिहान लेने वाला दिल्ली का बोर्ड जो है, उन्होंने कहा था कि आरटीआई के अंदर आपको जो भी
सूचना चाहिए, हम फीस अपने हिसाब से लेंगे। बट द सुप्रीम कोर्ट सेड नो। अगर आरटीआई के अधीन कोई एप्लीकेंट या बच्चा मांगता है, अपने पेपर्स का री एग्जामिनेशन करवाना चाहता है, तो वहाँ फ़ीस आरटीआई की लगेगी। सीबीएसई ने जो फिक्स कर किया है वो फ़ीस नहीं आपको देनी पड़ेगी, यानी कि 10 रुपये और 2 रुपये के अंदर आपका काम हो जाता है, जबकि सीबीएसई के चार्जेस जो हैं वो सैकड़ों रुपए के अंदर हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में भी रूलिंग दे रखी है कि आरटीआई के रूल्स प्रिवेल करेंगे इफ़ देयर इज़ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन टू लॉज। तो सीबीएसई और हमारे आरटीआई के अंदर जब ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया तो यहाँ पर ये आदेश हुए कि इसका नाम क्या है, आरटीआई विल बी प्रिवेल। और इसके जो है आरटीआई के अंदर बहुत सारे बच्चों ने बहुत लाभ उठाया है। अभी एक हरियाणा की बिटिया ने इम्तिहान दिया, उसके 4 पेपरों के अंदर बहुत अच्छे अंक आ गए, परंतु 5वें पेपर में अंक जो थे काफ़ी कम थे। जब आरटीआई के माध्यम से उसने अपनी आंसर शीट मांगी और देखा तो बहुत सारे क्वेश्चन जो थे अनइवैल्यूएटेड रह गए थे। विद द रिज़ल्ट उनका री इवैल्यूएशन हुआ और उसका टॉप 10 के अंदर मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। दिस इज़ द पावर ऑफ आवर आरटीआई एक्ट। और यहाँ मैं एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। बिहार के अंदर एक बाबूजी ने बिहार सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद जो है ही वॉज नॉट सिलेक्टेड। 2 पेपरों में उनके बड़े अच्छे अंक आए थे और तीसरे पेपर में उनको 0 दे दिया। आरटीआई के माध्यम से जब उन्होंने पूछा भाई मेरा इसमें 0 अंक क्यों आ गया, तो एज़ यूजुअल पहले तो टरकाने का प्रयास किया गया, उसके बाद जो है उनको बताया गया कि आपके आंसर शीट पर कोई ऐसा चिन्ह था जिससे ये लगता था कि योर पेपर इज़ आइडेंटिफाइबल। तो उसने कहा अगर मुझे लगाना होता तो मैं 3 पेपरों में लगाता, एक में क्यों लगाता। एंड अल्टीमेटली ही वेंट टू हाई कोर्ट। आरटीआई जो है सूचना देने के लिए बना है, आपके ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है, ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। बट अंडर प्रेशर जो है कई दफ़ा ग्रीवेंस रिड्रेस हो जाती है। तो जब वो हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट वालों ने भी जजमेंट दे दी कि ये जो है चिन्ह, इसको देखते हुए आपने जो इसके अंक काटे हैं गलत काटा है, इसके जितने भी अंक आए हैं वो इसमें ऐड करके इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाए। बिहार गवर्नमेंट नहीं मानी, डबल बेंच के पास चली गई। डबल बेंच ने भी यही आदेश दे दिया कि इसको जो है तीसरे पेपर के अंक ऐड करके इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाए। करते कराते वो सुप्रीम कोर्ट तक बेचारा धक्के खाता रहा एंड अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी प्ली को मान लिया और कहा कि इसका रिज़ल्ट जो है तीसरे पेपर के अंक ऐड करके इसको इवेल्युएट किया जाए। एंड टू हिज अटर सरप्राइज ही वाज वन ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। और उसके बाद जितने पीसीएस अधिकारी उसके ऊपर वाले लगे थे, नेक्स्ट जहाँ इसका नंबर आना चाहिए था वहाँ तक के अधिकारी आईएएस नॉमिनेट हो चुके थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको सारी सीनियरिटी दो और इसकी रैंकिंग भी वहीं लाई है। एंड दैट बाबूजी बिकेम ए आईएएस अधिकारी नॉमिनेटेड। तो दिस इज़ द पावर ऑफ आवर आरटीआई एक्ट। तो इस प्रकार से इसका सदुपयोग आप भी करें। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े, आपकी इंक्रीमेंट नहीं लगी, प्रमोशन नहीं हो रहा, आपके पर्सनल मैटर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई पोस्टिंग ट्रांसफ़र का प्रॉब्लम है, तो आरटीआई कैन बी वेरी हेल्पफुल। हालांकि मैं ये कह रहा हूँ कि इट इज़ नॉट ए ग्रीवियस रिड्रेसल मैकेनिज्म, परंतु मैंने सीआईसी के बहुत सारे निर्णयों में देखा है उन्होंने अनऑफिशियली कहा है भाई सूचना देना तो अलग बात है, किंतु ग्रीवियस रिड्रेसल भी कृपया कर दिया जाए। Again held up. Hello.
हेलो लड़ते का हम्म लड़ते है देखना है तो कनेक्ट डिस्कनेक्ट होया पिया ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਂਜੀ